गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है बाबू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो लिखा गया है विद्युत वाहक क्या है, खुले परिपथ में अर्थात जब बैटरी से होकर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो बैटरी के सिरों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा बाबू, खुला परिपथ में जैसे आप सेल लाते हो, सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप बाजार से लाते हो जब सेल को, तो उसमें लिखा रहता है नहीं, या बैटरी लाते हो 9 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट 9 वोल्ट क्या है, उस बैटरी का अपना एक वोल्टेज है। ठीक है, जो वो अगर आप किसी से जोड़ते हो किसी परिपथ से, तो वो अपने वोल्टेज को उस परिपथ को देता है ताकि उस परिपथ में क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो जो आप बैटरी लाते हो, तो बताइए इससे अभी तो कुछ जोड़े नहीं हो, तो वो क्या है, खुला परिपथ है। मतलब उससे जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती हो, खुला परिपथ होता है। मतलब खुले परिपथ का मतलब होता है जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो, और बंद परिपथ का मतलब होता है जब उसमें धारा प्रवाहित हो। तो खुले परिपथ में अर्थात जब बैटरी से होकर अभी कोई धारा बह नहीं रही है, अर्थात बैटरी से हम किसी परिपथ को अभी जोड़े नहीं है, तो खुले परिपथ में बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा होता है उसके बीच का जो विभवांतर होता है, देखिए पॉजिटिव सिरा ए है, नेगेटिव सिरा बी है, मतलब वी ए माइनस वी बी को क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो खुले परिपथ में सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। फिर से कह रहे हैं, खुले सिरे में सेल के दोनों सिरों के बीच या एक पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरे के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसको आप एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो, ये तो खुले परिपथ में हुआ। बंद परिपथ के लिए क्या कहोगे, तो कहोगे किसी बंद परिपथ में ये सेल था, इससे हम किसी बंद परिपथ के किसी को जोड़े, तो किसी बंद परिपथ में मान लो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़े, तो किसी बंद परिपथ में दी गई वो ऊर्जा, देखिए अगर आप इससे नहीं जोड़ते, मान लो स्विच हम लगा दें और स्विच को ऑफ करें तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा, ये सेल एक एनर्जी देगा, जिस एनर्जी के कारण इस बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी बंद परिपथ में सेल या बैटरी के द्वारा दी गई वो ऊर्जा, ठीक है, दी गई वो ऊर्जा जिसके कारण सेल या बैटरी में विद्युत धारा से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। फिर से कह रहे हैं, किसी बंद परिपथ में सेल या बैटरी के द्वारा दी गई वो ऊर्जा जिसके कारण उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, क्या कहलाता है, सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। या खुले परिपथ में कहोगे, खुले परिपथ में बैटरी या सेल के दोनों सिरों के बीच या पॉजिटिव या नेगेटिव सिरे के बीच के विद्युत वाहक बल विभवांतर को क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज दिखाया गया है। देखिए खुला परिपथ है, मतलब खुला परिपथ मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है बाबू, ई है, तो भी ए बी बराबर ई हो गया। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, वही है किसी बंद परिपथ में खुला बैटरी हम लिए, सेल हम लिए, अभी उससे किसी चीज को जोड़े नहीं है, तो उसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है। लेकिन जैसे ही जब आप उसको किसी सर्किट से जोड़ोगे, ठीक है, आप लोग लाते थे बचपन में और उससे छोटे छोटे बल्ब को जोड़ते थे, तो जब बल्ब जोड़ते हैं तो आप सिंपल टॉर्च भी देख सकते हो, सेल से जोड़े रहते हो टॉर्च को, तो सेल का बैटरी क्या होता है, सेल का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि जब बंद परिपथ होता है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव में क्या आता है, अंतर आता है। बंद परिपथ में देखिए ये हम परिपथ दिखाया है, बंद परिपथ है कोई, ठीक है, ये कैसा परिपथ है, बंद परिपथ है। ये कैसा परिपथ है, बंद परिपथ है, जिसमें एक सेल है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही बंद परिपथ लिए ए और बी के बीच एक एनर्जी दे रहा है ये सेल, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अब विभवांतर में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है देखिए, तो इसके ईएमएफ को ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है,
तो ये अपना एनर्जी इसको दे रहा है। कितना एनर्जी दे रहा है? तो सेल का वोल्टेज कितना होता है बाबू? सेल का वोल्टेज E है और इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होता है? तो आप जानते हो उनके नियम से V बराबर क्या होता है? IR। किसी रजिस्टर का वोल्टेज कितना होता है? IR। तो इसके वोल्टेज को ये कितना खा रहा है? तो IR खा रहा है, तो E माइनस क्या हो गया? IR। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए देखें तो ये है आपका सेल E और ये है इससे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम जोड़ दिए हैं और ये टर्मिनल इसका A है, ये टर्मिनल इसका B है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस A और B के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज खाएगा कितना? IR। यहाँ देखिए एक्सटर्नल से देखोगे आप तो जैसे जोड़े तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना खा रहा है? तो एक्सटर्नल में देखिए तो करंट कितना जा रहा है? I, तो I इंटू R। आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर कितना वोल्टेज खाता है या रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना होता है? तो IR होता है। ठीक है, कितना होता है? IR होता है। तो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में विभवांतर कितना होता है? IR। और किसी सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो उसका विभवांतर कितना होगा बाबू? तो V बराबर E। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो होता, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो होता तो VAB बराबर कितना होता? E होता। लेकिन रेजिस्टेंस है तो इसके वोल्टेज को बोल क्या करेगा? लेगा, और जब इसके वोल्टेज को लेगा, इसके EMF को लेगा, इसके एनर्जी को लेगा तो ये क्या होगा? इसका एनर्जी घटेगा। तो घट रहा है, कितना घट रहा है? IR। तो सेल को अगर हम किसी क्लोज परिपथ में लेते हैं, किसी बंद परिपथ में लेते हैं तो उसमें कितना उसका विभवांतर होता है? E माइनस IR। जबकि खुले परिपथ में कोई करंट फ्लो नहीं होता तो उसका विभवांतर क्या होता है? E के बराबर होता है, EMF के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। अब हम जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो सेल देखिए बाबू दो प्लेट का बना होता है, एक को एनोड प्लेट कहते हैं, एक को कैथोड प्लेट कहते हैं और कंबाइंड रूप से इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो जब हम इस सेल से होकर करंट फ्लो कराते हैं, जब इस सेल से होते हुए करंट फ्लो होता है तो सेल के इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होता है, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो उसका क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। जब करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है बाबू? प्लेट पे चार्ज एकत्रित होते हैं। आप जानते हो कि प्लेट पे चार्ज एकत्रित होते हैं, प्लेट चार्ज होते हैं तो चार्ज एकत्रित होता है, चार्ज एकत्रित होता है तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रतिरोध। ही लिखा गया है कि जब किसी सेल या बैटरी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब क्या होता है? सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच के रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। यही है सेल है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया गया है बाबू R है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो V बराबर E माइनस IR। हम लोग पीछे देख चुके। IR को इस साइड कर देंगे तो E माइनस V होगा, तो R बराबर हो गया E माइनस V बटा I। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ है, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बाबू? IR होता है। तो हम यहाँ लिख दिए V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R। I की जगह रख देंगे तो V बटा R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया E माइनस V बटा V I इंटू R। E माइनस V बटा V इंटू R। फिर से कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो जब सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच जो प्रतिरोध उपस्थित होता है उसी को उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी के कारण बैटरी आपका रखा खराब हो जाता है। देखते हो नया नया बैटरी लाते हो और उसको ना चार्ज करो ना डिस्चार्ज करो, फिर भी वो बैटरी बैठ जाता है, वो खराब हो जाता है। ये हो किसके कारण रहता? तो ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। नहीं कहते हो ना कि कोई भी घटना को अगर अंजाम देता है तो उसमें शामिल होता है कोई इंटरनल आदमी। नहीं, कोई भी घटना होती है जैसे किडनैपिंग, मर्डर या कुछ भी होता है तो उसमें जरूर कोई इंटरनल आदमी, कोई अपना ही आदमी शामिल होता है। बिल्कुल उसी तरह से जो दीमक की तरह काम करता है और खोखला करता है, बिल्कुल उसी तरह से सेल और बैटरी होते हैं। सेल और बैटरी का भी क्या होता है बाबू?
अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो धीरे धीरे उसके एनर्जी को क्या करता है, खत्म करते चला जाता है। ठीक है, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बैटरी को केवल क्या करता है, चार्ज डिस्चार्ज करता है। ठीक है, जो एक्सटर्नली जोड़ते हैं बल्ब पंखा, वो बैटरी को क्या करता है, चार्ज डिस्चार्ज करता है। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बैटरी को क्या करता है, लॉस्ट करता है उसके वोल्टेज को। मतलब नया नया बैटरी लाते हो तो मान लो 4 पंखा जल रहा है, अब मान लो 6 महीना हुआ, 6 महीना बाद देखते हैं 2 ही पंखा जल रहा है, 6 महीना बाद देखते हैं कि 1 पंखा, फिर 6 महीने बाद देखते हैं कि अब पंखा चल ही नहीं सकता, अब केवल बल्ब जल सकता है उससे। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि चार्ज में लगाए रहो तब तक चलेगा, फिर चार्ज से हटाओ तो नहीं चलता है। तो ये क्या हो रहा है, ये कौन किया, इसका बैटरी को लॉस्ट कर दिया, इसकी एनर्जी को लॉस्ट कर दिया। कौन लॉस्ट किया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग बैटरी देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, जो कहते हो आप इसका प्लेट बैठ गया, नहीं तो प्लेट क्या बैठ गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके चार्जिंग कैपेसिटी को खत्म कर देता है। अर्थात वो बैटरी जो होता है उसके इलेक्ट्रोड ना चार्ज होते हैं ना डिस्चार्ज हो पाते हैं। मतलब जब चार्जिंग में उसको लगाओ तो वो चार्ज ही नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं होगा तो बैटरी चार्ज जब नहीं होगा तो चलेगा कैसे, पंखा बल्ब चलेगा कैसे, नहीं। ठीक है, तो वो जो बैटरी को के वोल्टेज को लॉस्ट करता है वो कौन लॉस्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस करता है। कौन करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लॉस्ट वोल्ट किसके कारण वोल्टेज लॉस्ट होता है बाबू, इंटरनल। और कोई भी रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज लॉस्ट करता है, तो IR वोल्टेज, ध्यान रखना आपको ओम का नियम बताया गया है, V बराबर IR। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज लॉस्ट कर सकता है, I × R। कितना, I × R। इस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है बाबू वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई वैल्यू का रखेंगे, अगर वायर बहुत हाई वैल्यू का लग रखेंगे और लाएंगे बैटरी तो वो छोड़ दो तो वो 2 ही दिन बाद खराब हो जाएगा। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो बहुत स्मॉल रहता है। ठीक है, वो बैटरी के वोल्टेज को खाता तो है, दिमाग की तरह काम तो करता है, उसके वोल्टेज को खत्म तो करता है लेकिन धीरे धीरे करता है। ठीक है, एक तरह का समझो दीमक की तरह काम करता है, जो लग गया तो धीरे धीरे उसको क्या करता है, खोखला कर देता है, उस बैटरी सेल के एनर्जी को खत्म कर देता है। तो जो वोल्टेज लॉस करता है वो कौन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कितना लॉस करता है, IR। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे क्या कि जब सेल से होकर धारा प्रवाहित होती है तो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच जो रेजिस्टेंस उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जबकि एक्सटर्नल के कारण क्या होता है बाबू, डिस्चार्ज चार्ज होता है। अब आ जाइए सेल 2 प्रकार के होते हैं बाबू, एक को प्राथमिक सेल कहा जाता है, दूसरे को द्वितीयक सेल कहा जाता है। ठीक है, एक प्राइमरी सेल होते हैं और एक सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्राथमिक सेल कहते हैं जो डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, जैसे वोल्टिक सेल होता है, डेनाइल सेल होता है। ठीक है, जबकि द्वितीयक सेकेंडरी सेल क्या होता है, ये भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन कब, जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब। ठीक है, यानी द्वितीयक सेल वो सेल होता है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, और जब उससे धारा बहती है तब वो रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जैसे आप लोग का बैटरी जो होता है, ठीक है, आप देखिए वो चार्जिंग जो बैटरी होता है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसमें जो केमिकल आप डालते हो वो केमिकल एनर्जी को स्टोर किए हुए रहता है। जब आप उसमें करंट फ्लो कराते हो तो वो रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को क्या में बदलने लगता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में यही डिफरेंस हुआ, प्राइमरी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट बदलता है, जबकि सेकेंडरी सेल जो होते हैं जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, अर्थात जब उसको चार्ज किया जाता है तब वो रासायनिक ऊर्जा जो स्टोर की रहती है उस रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिसमें भी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परंतु जब उससे आवेशित किया जाता है अर्थात जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कब ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, जब इसको चार्ज किया जाएगा, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। ये क्या करता है, ये जो केमिकल एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, और जब इससे हम धारा प्रवाहित कराते हैं, इसको चार्ज
करते हैं तब ये उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, बदलता है। तो जो धारा के बहने पर जो आवेशित होकर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं। जबकि प्राइमरी सेल जो डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसमें चार्जिंग नहीं होता है, ये डायरेक्ट बदलता है। ठीक है, और जबकि ये जो होते हैं वो चार्ज होते हैं और चार्ज होने पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। चलिए आगे चले। अब देखते हैं सेलों का समूह। तो सेल का समूह 3 प्रकार का होता है बाबू, सेलों का श्रेणी समूह, सेलों का समानांतर समूह और सेलों का मिश्रित समूह। ठीक है, सेल बाबू, सेल और बैटरी में अंतर क्या होता है, सेल जो होता है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है और सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस माइनस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है और सेल एक इलेक्ट्रोड को मतलब एक एनोड प्लेट एक कैथोड प्लेट हो, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वो सेल कहलाएगा। चलिए देखिएगा सेल का समूह 3 प्रकार का होता है, सेल का श्रेणी समूह, सेल का समानांतर समूह और सेल का मिश्रित समूह। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। पहले चलते हैं सेलों का श्रेणी समूह में। श्रेणी मतलब कैसे जोड़ना होता है बाबू, श्रेणी मतलब होता है कि जब बैटरी के पहला देख लो यहाँ पर, बैटरी के पहले या सेल के पहले निगेटिव सिरे से दूसरे सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल के निगेटिव से तीसरे का पॉजिटिव, तीसरे सेल के निगेटिव से चौथे का पॉजिटिव, इस प्रकार से जुड़ा रहे तो ये समूह क्या कहलाता है, श्रेणी समूह। श्रेणी समूह मतलब मानव श्रृंखला की तरह। ठीक है, एक के हाथ से दूसरे का हाथ, दूसरे के हाथ से तीसरे का हाथ, तीसरे के हाथ से चौथे का हाथ, इस तरह से जुड़ा रहे। हम लोग किस में देखे थे, रेजिस्टेंस में भी देखे थे, उसमें भी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा था। बिल्कुल इसी तरह सेल में भी आपको देखना है, सेल के निगेटिव सिरे से पॉजिटिव, पॉजिटिव सिरे से फिर अगला का निगेटिव, फिर अगले के निगेटिव से अगला का पॉजिटिव, इस तरह से जुड़ा रहे तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी समूह कहलाता है। यही लिखा गया फिगर में, देखिए आपको n सेल जुड़ा गया है जिसमें प्रत्येक का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसमें करंट फ्लो कराया गया है आई, कब, जब इसको क्लोज सर्किट किया गया और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो लिखे हैं सेलों के श्रेणी समूह में पहले सेल का निगेटिव सिरा, पहले सेल का निगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा तीसरे के धनात्मक सिरे से इस प्रकार जुड़ा होता है तो वो श्रेणी समूह होता है। चित्र में समान विभवांतर वाले ई तथा आर आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसमें पहले सेल के पॉजिटिव और अंतिम सेल के निगेटिव के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिससे होकर विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो नित्य देखें। अब देखो जरा बाबू कि जब हम श्रेणी समूह किए तो हम निकालेंगे कि इसमें टोटल करंट कितना होगा। तो देखिए, तो टोटल करंट के लिए क्या होता है, टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, टोटल ईएमएफ कितना होगा और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका नियम है V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बटा आर, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस तो करना ही पड़ेगा। तो अब जरा देखिएगा इसमें कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल जुड़े हुए हैं। क्या में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो टोटल देखो तो करंट फ्लो हुआ, एक सिरा यहाँ A है, एक सिरा यहाँ B है, एक सिरा यहाँ A है और एक सिरा यहाँ B है और A और B के बीच करंट फ्लो हो रहा है। तो A और B के बीच टोटल कितने सेल हैं बाबू, तो टोटल n सेल हैं। एक सेल रहता तो ईएमएफ वोल्टेज देता, दो सेल होता तो 2E होगा, तीन सेल तो 3E, चार सेल तो 4E, n सेल है तो सात एनो मिल के इसको वोल्टेज देगा, एनर्जी देगा। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, Ne। तो ठीक है, हम यहाँ दिखाए हैं कुल सेलों का विभवांतर लिखे E+E+E+E बराबर Ne। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। और क्या में जोड़ा हुआ है, श्रेणी में। तो हम श्रेणी का फॉर्मूला जानते हैं, श्रेणी क्रम में जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3 + डॉट 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 Rn। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कि सीरीज में क्या करते हैं, सारे रेजिस्टेंस को लगातार जोड़ देते हैं। तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो R + R + R + R + डॉट 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 डॉट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR। तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध टोटल सेल को जोड़ दिए तो टोटल Ne हुआ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो गया। अब इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R प्लस क्या हो गया, NR। तो हमको निकल गया
टोटल वोल्टेज। तो जब टोटल वोल्टेज निकल गया तो हम टोटल करंट निकाल लेंगे। तो टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल N हो गया और कुल प्रतिरोध R प्लस NR हो गया। तो ये निकल गया टोटल करंट। तो हम सेल के समूह में क्या निकालेंगे, टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट के लिए हमको टोटल वोल्टेज या टोटल विद्युत वाहक बल को और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और दोनों का रेशियो कर देना है। तो करंट निकलेगा I बराबर V बटा R। तो टोटल EMF हो गया NE और टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR। ठीक है, तो टोटल आ गया, टोटल करंट यहाँ कितना आ गया, टोटल वोल्टेज NE और बटा R प्लस NR। ठीक है, अब इसी में केस लिए है बाबू कि यदि R का मान आपका टोटल करंट ये आया, इसमें हम लिए हैं यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है उसका मान बहुत 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 बड़ा हो, किससे, NR से। तो जब R बहुत बहुत बड़ा होगा NR से तो NR को क्या लेंगे, नगण्य लेंगे। ठीक है, तो जब R बहुत बड़ा NR से होगा तो R में NR जोड़ेंगे तो R में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये समझिए हाथी हो गया, ये चींटी हो गया, हाथी पर एक चींटी चढ़ गया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम कर दिए R प्लस NR बराबर R, मतलब NR को नगण्य ले लिए। तो R बराबर आया NE बटा R। मतलब करंट देखिए बाबू के गुना बढ़ रहा है, एक सेल के करंट से N गुना बढ़ रहा है। एक सेल का करंट कितना होगा, E बटा R, तो इसका K गुना बढ़ गया, N गुना। मतलब ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, क्या है, एडवांटेज है कि R बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, NR से। अगला केस लिए है NR बहुत 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 बड़ा है R से, तो अब ये बड़ा हो गया तो R को नगण्य कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया तो R प्लस NR बराबर क्या हो जाएगा, NR, ये कटेगा और आएगा E बटा R। देखो यहाँ करंट N गुना नहीं मिला, मतलब इसमें कोई वृद्धि करंट में नहीं होता है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया और एक तरह से। ठीक है, चलिए अब हम चले, तो ये हो गया समानांतर श्रेणी समूह। अब हम लोग चलेंगे समानांतर समूह में सेलों का। अब इसमें देखो बाबू, श्रेणी समूह में हम लोग क्या लिए हैं, N गो सेल लिए हैं, जिसमें N सेल को जोड़ने में कुछ गलती हो गया। क्या गलती हो गया कि N सेल में S सेल जो जोड़े वो रिवर्स जोड़ दिए, मतलब उल्टा जोड़ दिए। देखो यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कैसे श्रेणी में जोड़ते हैं, एक के निगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव। यहाँ देखो क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव से जोड़ दिया, नहीं तो हम क्या हो गया, रिवर्स जोड़ दिए। तो रिवर्स जोड़ दिए, के वो सेल को रिवर्स जोड़े हैं, N सेल को। कितने सेल को रिवर्स में जोड़े हैं, N सेल को रिवर्स में जोड़े हैं। ठीक है, तो टोटल सेल की संख्या कितना था, N सेल, जिसको श्रेणी समूह में जोड़े, जिसमें S सेल उल्टा जोड़ दिए। ठीक है, उल्टा जोड़ दिए मतलब हमको जोड़ना था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब जुड़ गया माइनस माइनस से। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, उल्टा जोड़ दिए। तो उल्टा जोड़ दिए तो अब टोटल EMF कितना आएगा, तो टोटल कितने सेल थे, टोटल N सेल थे। N सेल में S सेल उल्टा जुड़ गया तो सही कितना बचा, N माइनस सेल। तो N माइनस सेल टोटल इतना दूर का निकाल लेते हैं हम EMF। तो इतना दूर का EMF कितना हो जाएगा, N माइनस, एक सेल का EMF E, दो सेल का 2E, तीन सेल का 3E, तो N माइनस S सेल का N माइनस S इंटू E। और इतना गलती जुड़ गया, तो अगर सही जुड़ता तो इतना भी प्लस होता, उल्टा जुड़ गया तो यहाँ पर क्या कर दिए माइनस। के गो सेल, S गो, एक गो रहता तो एक ही, दो गो रहता तो 2E, तीन गो रहता तो 3E, S सेल उल्टा जुड़ गया तो SE। SE बराबर हो जाएगा माइनस 2SE, E कॉमन ले लिए तो हो गया N माइनस 2S इंटू E। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि ऐसे में कुल करंट कितना होगा। तो यहाँ टोटल करंट हो जाएगा, टोटल EMF आ गया N माइनस 2S इंटू E बटा R प्लस NR। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, ये टोटल हम कितने सेल लिए हैं, N सेल लिए। N सेल में क्या हुआ कि कुछ सेल उल्टा जुड़ गया, टोटल N सेल में कुछ सेल उल्टा जुड़ गया, कितना, S सेल उल्टा जुड़ गया तो N माइनस सेल सही जुड़ा। तो टोटल हम कहेंगे EMF कितना हुआ, तो N माइनस SE इंटू E और माइनस SE, ये टोटल EMF हो गया। इतना उल्टा जुड़ गया तो इतना घट गया। ठीक है, तो माइनस SE कर दिए और टोटल करंट निकल गया, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ सेलों का समानांतर समूह। देखिए ये समानांतर है, समानांतर समूह में क्या होता है, हर सेल का पॉजिटिव सिरा जो है किसी एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा और हर सेल का नेगेटिव सिरा जो है अगले पॉइंट से जुड़ा रहे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे कहते हैं सेलों का समानांतर समूह। ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ बैटरी का, हर बैटरी का पॉजिटिव सिरा एक पॉइंट से और नेगेटिव सिरा दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो जब इस तरह से जुड़ा रहे तो वो क्या होगा, श्रेणी समूह। जबकि समानांतर में क्या होता था,
पहला बैटरी का नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे से पॉजिटिव से जुड़ा रहता है। यहाँ जबकि हर का पॉजिटिव एक कॉमन से और हर का नेगेटिव एक कॉमन से जुड़ा रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी का समानांतर समूह में जुड़ा होना। ठीक है, फिगर में देख लो, हर का पॉजिटिव ए से, हर का नेगेटिव बी से जुड़ा हुआ है। हर का ईएमएफ कितना है ये और रेजिस्टेंस कितना है आर। तो यहाँ अगर हम कहेंगे कि ए और बी के बीच करंट फ्लो हो रहा है तो ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना है, तो देखो ए और बी से ईबी सेल जुड़ा हुआ है, ए और बी से ईबी सेल जुड़ा हुआ है, ए और बी से, तो हर सेल ए और बी को वोल्टेज दे रहा है तो हम कहेंगे यहाँ ए और बी के बीच का टोटल वोल्टेज कितना है, तो ई है। तो यहाँ टोटल, जबकि वहाँ ए और बी के बीच देख लो, अगर आप सीरीज में देखोगे तो सीरीज में ए और बी के बीच एक नहीं दे रहा था, टोटल मिल के दे रहा था, तो टोटल ईएमएफ ई आया, सॉरी ए नहीं आया था। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हर बैटरी ए और बी से जुड़ा हुआ है तो हर बैटरी का बीच का विभवांतर कितना है, ई है। ठीक है, हर बैटरी ए और बी के बीच कितना वोल्टेज देगा, ई देगा। तो यहाँ टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, हर सेल के वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ एन ही नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच ई है, ए और बी के बीच ई है, ए और बी के बीच ई है। तो ए और बी के बीच करंट फ्लो हो रहा है, ए और बी के बीच करंट फ्लो हो रहा है तो हर सेल वोल्टेज दे रहा है, तो हर सेल का विभवांतर कितना होगा, ई होगा। तो टोटल विभवांतर हो गया ई। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे अगर हम, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है और पैरेलल में हम जानते हैं कि अगर सेम जुड़ा रहता है तो जितना जुड़ा रहता है उतना से भागा देते हैं। ठीक है, तो आर वाला के में जुड़ा हुआ एन, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बटा एन। ठीक है, चलिए चले देखें। तो मिश्रित आ गया, हाँ, तो आर बटा एन हो गया। देख लीजिए, तो हम यहाँ कहेंगे कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आर बटा क्या हो जाएगा बाबू, एन हो जाएगा। टोटल पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा, तो आर प्लस आर बटा एन हो जाएगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर बटा एन आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस हम कहेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, मतलब आर प्लस आर बटा एन। तो हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल करंट कितना, तो टोटल वोल्टेज कितना आया, ई, और बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर बटा आर प्लस आर बटा एन, आर प्लस आर बटा एन। ठीक है, ये आया टोटल। तो हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, हम निकालेंगे कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल तो कितना होगा, ए और बी के बीच सबका ईएमएफ ई है तो ई होगा। कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध तो पैरेलल में होता है बाबू, जितना आइडेंटिकल रहता है उतना से भागा देते हैं। तो पैरेलल में के कुछ सेल जोड़े हुए हैं, एन सेल, तो एन सेल का टोटल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा आर बटा एन। ऐसे फॉर्मूला होता है 1 बटा आर पी बराबर 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। क्योंकि इस तरह से भी देख सकते हो कि हर का रेजिस्टेंस समान है इंटरनल, तो सब आर 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 इस तरह से जोड़ेंगे। दो को जोड़ोगे तो 2 बटा आर, 3 को 3 बटा आर, एन को जोड़ेंगे तो 1 बटा आर। तो आर पी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा एन उलट देंगे तो। ठीक है, अब कुल प्रतिरोध निकाल लो। कुल प्रतिरोध अगर निकाले तो इसके साथ एक्सटर्नल भी जुड़ा हुआ है, तो आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सब निकल गया तो कुल विद्युत धारा निकाल लीजिए। कुल विद्युत धारा समानांतर समूह में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अब बटा क्या कर देंगे, कुल प्रतिरोध कर लेंगे। नहीं, आई बराबर भी बटा आर हो गया। कुल विद्युत वाहक बल कितना आया, ई, अब कुल प्रतिरोध कितना आया, आर प्लस आर बटा एन। ठीक है, इसको और चाहो तो सॉल्व कर लोगे तो ऊपर एन ई बटा एन आर प्लस आर हो जाएगा। तो टोटल करंट आपका आ गया ई बटा आर प्लस एन आर, ई बटा आर प्लस एन आर। ठीक है, ई बटा आर प्लस एन आर आ गया। अब देखिए टोटल करंट आपका आया आई बराबर ई बटा आर प्लस आर बटा एन, यही ना आया। ठीक है, अब इसी में केस अगर हम देखें कि इफ यदि आर बहुत बड़ा हो किससे, आर बटा एन से, क्या केस ले रहे हैं, केस ले रहे हैं
केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, यदि r बहुत बड़ा हो r बटा n, तो r बटा n बहुत छोटा हो गया इसकी तुलना में, तो r बटा n को क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, नगण्य लेंगे, नगण्य लेंगे तो देखो टोटल करंट बराबर है E बटा R प्लस R बटा N, इसको नगण्य लेंगे तो E बटा R आएगा। देखो करंट में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, N गुना नहीं आ रहा, तो ये हमारे लिए क्या है, कोई एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, लेना, ये लेना क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। अब अगर केस सेकेंड कर दें, यदि एन आर बटा एल बहुत बड़ा हो किससे, आर से, तो आर को नगण्य लेंगे, आर को नगण्य लेंगे, क्यों, क्योंकि आर छोटा हो गया बहुत इससे। तो करंट बराबर क्या है, टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस, तो आर ई बटा आर बहुत छोटा है, तो ये हाथी चीटी समझिए है, तो हाथी प्लस चीटी इक्वल टू हाथी होता है, ठीक है, मतलब आर बटा क्या हो जाएगा, एन, तो एन ई बटा क्या हो गया, आर, देखो एन गुना करंट आ गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवांटेज, जो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब हम आर बटा एन का वैल्यू आर से बहुत बड़ा लेंगे तो ये हमारे करंट के लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला, सेलों का मिश्रित समूह। मिश्रित समूह मतलब होता है सीरीज में भी जुड़ा होना और पैरेलल में भी जुड़ा होना, ठीक है, तो वो मिक्स करते हैं। आप लोग जैसे क्लासरूम में बैठते हो तो वहाँ क्या होते हो, मिश्रित बैठते हो, मतलब कुछ सीरीज में बैठते हैं और कुछ पैरेलल में बैठते हैं। तो यहाँ भी हम ले लिए सेलों का समूह है, तो मान लिए एन सेल का सीरीज है और ऐसा ऐसा एन सेल कॉलम में जुड़े हुए हैं, मतलब पैरेलल है, ठीक है। इसी फिगर को अगर आप शॉर्ट में करो तो एन गो का सीरीज है, तो देखो ए और बी के बीच ना करंट फ्लो हो रहा है, तो ए और बी के बीच में यहाँ देखो कितने सेल हैं, तो एन सेल है तो एन ही हो जाएगा। कितने रेजिस्टेंस हैं, आर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा। इसी तरह अगला का भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज एन ई और क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। फिर अगला का भी देखेंगे तो वही एन ई और क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, होगा ना। और ये किससे जुड़ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ गया। वैसा ऐसा कितने सेल हो गए, एम सेल हो गए। तो इस तरह के फिगर को भी आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी फिगर आप देख सकते हो। टोटल ईएमएफ हर का एनी है, हर का इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर हो गया, एनी एनआर आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। तो हम यहाँ लिखे हैं कि सेलों के मिश्रित समूह में एम सेल का श्रेणी क्रम है और एम सेल का क्या है, समानांतर है। ऐसा ऐसा एक देख लो, अगर इसको बेंच मानो तो एक बेंच पर एन लड़का, एक बेंच पे एन लड़का, एक बेंच पे एन लड़का, और ऐसा ऐसा कितना कॉलम बना हुआ है, एम कॉलम बना हुआ है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए हम कहेंगे कि 10 बेंच है और एक बेंच पे 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 5 बच्चों का श्रेणी हो गया, और ऐसा ऐसा कितना है पैरेलल में 10, ठीक है। तो यहाँ वही चीज लिखे हैं कि सेलों के मिश्रित समूह में एन सेलों का श्रेणी क्रम और एन सेलों का समानांतर क्रम है। तो सेलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज गुना नंबर ऑफ कॉलम। अब एक बेंच पे 5 लड़का बैठा हुआ है, ऐसा ऐसा 10 बेंच है, तुम कहेंगे टोटल बच्चों की संख्या, तो 10 गुना 5 करोगे ना। यहाँ भी टोटल सेलों की संख्या करना है तो एन गुना क्या कर देंगे, एम कर देंगे। अब निकालिए सेलों का कुल विद्युत भाग बल, तो देख लो सेलों का कुल विद्युत भाग देख लो, हर में कितना है बाबू, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ही ना करंट फ्लो हो रहा है। जब भी टोटल ईएमएफ देखना रहे तो देखो ए और बी के बीच कितने सेल जुड़े हुए हैं, तो ए और बी के बीच में देखो तो यहाँ भी देखोगे तो एनी सेल है, यहाँ भी देखो एनी सेल है, यहाँ भी देखो एनी सेल है। तो सेलों की का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया बाबू, एनी हो गया। कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिए तो यहाँ कुल टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये क्या है, सीरीज है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, फिर इसका क्या है, पैरेलल। तो सीरीज में कितने इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, आर 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 का एन गो है तो एन आर हो गया, एन आर का के गो, पैरेलल कॉलम एम गो। तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल का, आर बटा एन, लेकिन यहाँ आर नहीं है, कितने हैं, एन आर है, तो यहाँ आर कितने का, ध्यान दीजिए, हाँ आर बटा एम, आर बटा क्या होता है, एम होता है पैरेलल का। लेकिन यहाँ देखो वो एक आर का पैरेलल नहीं है, ये टोटल जुड़ के कितने होंगे बाबू, एन आर, ये टोटल जुड़ के कितने होंगे, एन आर,
ये टोटल जुड़ के कितने होंगे एन आर। तो ठीक है, एन आर का सीरीज है और ऐसा ऐसा के गो का पैरेलल है एम गो का, तो क्या हो जाएगा एन आर बटा एम। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं आइडेंटिकल रहे, ध्यान रखिए आइडेंटिकल रहता है तो भागा देते हैं, तो यहाँ एम गो है, एम गो का पैरेलल है तो एम से भागा दे दिए, तो ये हो गया एन आर बटा एम। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालिए, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल आर है, इंटरनल टोटल कितना आ गया एन आर बटा एम आ गया, तो कुल प्रतिरोध हो गया आर प्लस एन आर बटा एम। जब करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज निकाल चुके, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल चुके, तो टोटल करंट बराबर हो जाएगा टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना था एन ई, टोटल रेजिस्टेंस क्या आया था आर प्लस एन आर बटा एम। तो टोटल आ गया करंट आपका, एलसीएम लेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा, तो एन एम ई बटा एम आर प्लस एन आर, जहाँ कुल सेलों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू एन गुना एम। यहाँ लिख दिए कुल सेलों की संख्या बराबर रोज की संख्या, रोज की संख्या गुना कॉलम की संख्या, होगा ना, रोज में जितने सेल हैं और गुना कॉलम में जितने सेल हैं सबको गुना करेंगे तो टोटल सेल की संख्या आ जाएगा। मैक्सिमम करंट के लिए बाबू ध्यान रखिएगा क्या कंडीशन होगा, तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन होता है एम आर का वैल्यू एन आर के क्या होना चाहिए बराबर। आप जानते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करेंगे, रेजिस्टेंस जितना कम करेंगे करंट का वैल्यू उतना अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम करंट के लिए आई मैक्स के लिए कंडीशन रखना है आपको, एम आर बराबर क्या होता है एन आर, इसी को कहा जाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम भी। ठीक है, मिश्रित समूह में सेल से होकर कितना मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम पावर के लिए आपको ध्यान रखना है क्या होता है एम आर बराबर एन आर, एम आर बराबर एन आर। ठीक है, मतलब टोटल कुल बाह्य प्रतिरोध जो होगा वो कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या होगा बराबर होगा, कुल बाह्य प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब अगला चैप्टर है आप लोग का, ये अगला चैप्टर है बाबू जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, देखो हुआ क्या, पहले तो ओम ने बताया, ओम ने कहा कि किसी भी परिपथ में, बंद परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें वोल्टेज और करंट निकालने के लिए उन्होंने एक नियम दिया V बराबर आई आर। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं वोल्टेज करंट निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होता है, बहुत जटिल सर्किट जिसमें कि आपको सीरीज पैरेलल पता नहीं चलेगा देखने से, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में कहाँ करंट कैसा है, ठीक है, वहाँ पर करंट या वोल्टेज को निकालने के लिए किरचॉफ्स ने नियम दिया। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट जहाँ पर हम ओम का नियम लगाना बहुत फेल्युअर है, मतलब ओम के नियम से हम वोल्टेज करंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे परिपथ में वोल्टेज करंट का वैल्यू निकालने के लिए किसने बताया, किरचॉफ्स ने बताया। ठीक है, जो उन्होंने कितने ईस्वी में बताया था, 1842 ईस्वी में बताया था, और उसके लिए क्या दिए, दो नियम दिए, जिसको एक को कहा जाता है केसीएल, एक को कहा जाता है केवीएल। मतलब एक नियम करंट निकालने के लिए दिया गया और एक नियम वोल्टेज निकालने के लिए दिया गया। ठीक है, मतलब एक नियम से हम क्या निकालेंगे, करंट का मान जिसको कहेंगे केसीएल, और एक नियम से क्या निकालेंगे, वोल्टेज का मान जिसको हम क्या कहेंगे केवीएल। ठीक है, तो किरचॉफ ने वही लिखे, ओम के नियम के द्वारा जटिल परिपथ में विद्युत धारा तथा विभवांतर का मान निकाल पाना बहुत जटिल था। तो 1842 ईस्वी में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने ऐसे जटिल परिपथ में विद्युत धारा तथा विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए, जिसे केवीएल केसीएल कहा गया। केसीएल जिसका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, जो करंट ज्ञात करने के लिए नियम है, और केवीएल जिसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो वोल्टेज निकालने के लिए नियम होता है। ठीक है, अब आते हैं चलते देखते हैं केसीएल केवीएल क्या है। तो केसीएल किरचॉफ का धारा नियम इसको कहा जाता है, करंट निकालने का नियम। ठीक है, तो करंट का नियम निकालने के लिए उन्होंने बोला कि करंट का नियम केसीएल जब भी लगाइए तो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट को नोड आप करिएगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट, जैसे देखो बाबू पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट पर पूछे, मान लो यहाँ पर पूछे पी पॉइंट पर, यहाँ पर पूछे क्यू पॉइंट पर करंट का मान बताओ, पानी कितना अमाउंट यहाँ पर जमा है, तो आपको अगर जीरो जमा है, क्यों जमा जीरो है, क्योंकि जितना आ रहा उतना यहाँ से तो निकल रहा है, इकट्ठा कहाँ है, पाइप में इकट्ठा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो जितना आ रहा है उतना तो जा ही रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी बिंदु पर, इसी तरह सर्किट में भी उन्होंने कहा कि किसी बंद परिपथ जिसमें धारा फ्लो होती है, तो किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत धारा का योग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उन्होंने लिखा
केसीएल हमेशा हम ध्यान रखना है आपको कि कहाँ लगाते हैं, पॉइंट्स पर लगाते हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी पॉइंट पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, आप सिंपल समझ सकते हो, कोई कंडक्टर है, तार है, हम कहें जिसमें धारा फ्लो हो रहा है, आई करंट, हम कहेंगे इस पॉइंट पर बताइए कितना करंट स्टोर है, तो करंट स्टोर कहाँ है, ये जो आया ये यहाँ से निकल भी रहा है, तो इस पॉइंट पर कहेंगे टोटल करंट का सम क्या है, तो 0। क्यों? क्योंकि जितना आ रहा है उतना यहाँ से निकल रहा है। अगर मान लो 10 एम्पीयर करंट इंटर कर रहा है तो 10 एम्पीयर इस पॉइंट से निकल भी रहा है, तो टोटल कहेंगे तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी नोड या बिंदु पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, देखिए जैसे इस पॉइंट पर पी पर ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो टोटल यहाँ पर करंट पूछेंगे कितना होगा, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर इसको पॉजिटिव साइन में लेते हैं तो ये निकल रहा है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो टोटल करंट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस जितना घुसा, ये जितना घुस रहा है इतना ही इससे निकलेगा भी नहीं, तो टोटल इनकमिंग बराबर क्या होगा, टोटल आउटगोइंग। ठीक है, यानी समेशन ऑफ करंट एट पॉइंट P, बिंदु P पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और यह कह सकते हो कि कुल इनकमिंग करंट बराबर कुल आउटगोइंग करंट होगा। ठीक है, तो फिर से कहेंगे, क्या कहेंगे, केसीएल कहाँ लगाना है, हमको पॉइंट पर ध्यान रखना है। केसीएल कहाँ लगता है, किसी नोड पर, किसी पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि करंट मतलब चार्ज का फ्लो होना, वो रुका हुआ नहीं है, इकट्ठा नहीं है, जितना आ रहा है उतना वहां से निकलते ही जा रहा है। हर पॉइंट से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके हर पॉइंट से जितना करंट आ रहा है उतना निकल रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, मतलब टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। या कहेंगे उस पॉइंट पर कितना करंट इकट्ठा है, तो कहोगे टोटल सम क्या है, 0 है। तो किसी पॉइंट पर टोटल करंट का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। या यही दिखाया गया यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आउटगोइंग है तो माइनस I4 I5 बराबर 0, यानी टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, देखिए जो केसीएल होता है बाबू, केसीएल मतलब करंट, करंट क्या है, चार्ज का फ्लो, तो जो केसीएल होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो हो करना, और चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज रुक, मतलब लॉस नहीं हो रहा है, चार्ज जितना आ रहा है उतना जा रहा है, आ रहा है उतना जा रहा है, तो लॉस कहाँ है, कहीं लॉस नहीं है, केवल क्या हो रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। ठीक है, तो वो कहा कि किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो केसीएल जो सिद्धांत पर काम करता है वो होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, केसीएल किस सिद्धांत पर काम करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, केसीएल मतलब करंट, करंट है तो चार्ज है, चार्ज संरक्षण सिद्धांत पर काम करेगा। ठीक है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक चीज पहले ध्यान रखना है, केसीएल फिर हम बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट पर लगता है, जबकि केवीएल वोल्टेज एनर्जी हम पहले भी देख चुके कि बैटरी लाए हैं, खुला परिपथ है तो करंट क्या होगा, 0 होगा। अगर आप चाहते हो कि करंट फ्लो हो तो उसको क्या करना पड़ता है, क्लोज परिपथ करना पड़ता है, बंद परिपथ में करना पड़ता है। तो जब भी केवीएल मतलब वोल्टेज देना, एनर्जी देना, तो वो तभी लगेगा जब परिपथ क्या होगा, बंद। तो केवीएल हमेशा किस परिपथ में लगता है, बंद परिपथ में लगता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि केसीएल किसी पॉइंट पर लगता है और केवीएल किसी बंद परिपथ में लगता है। तो वही लिखा गया, जैसे किसी बिंदु पर कुल विद्युत धारा का योग शून्य होता है, इसी तरह आप कह सकते हैं किसी बंद परिपथ का कुल विभवांतर का योग शून्य होता है। ठीक है, यही क्या है, केवीएल है। ठीक है, फिर से कह रहे हैं, क्या कर सकते हो, किसी केसीएल क्या कहेंगे, किसी बिंदु पर कुल विद्युत धारा का बीजीय योग शून्य होता है। केवीएल को हम शॉर्टली बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि किसी बंद परिपथ के कुल विभवांतर का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का बीजीय योग उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग होता है, अर्थात टोटल समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। यही से बोलेंगे किसी परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का योग, कुल विद्युत वाहक बल का बीजीय योग उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के गुणनफल का क्या होता है, बीजीय योग होता है। ठीक है, केवीएल क्या कहेंगे, केवीएल कहाँ लगेगा, बंद परिपथ में लगेगा। बंद परिपथ में जैसे बंद परिपथ करोगे तो क्या करेगा, बैटरी सेल जो जुड़ा हुआ है वो एक एनर्जी देगा जिसके कारण रजिस्टर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जो ईएमएफ, जितना ईएमएफ जुड़ा रहेगा सारा ईएमएफ मिलके उसमें क्या देगा बाबू, करंट देगा, करंट फ्लो कराएगा और उसके कारण रजिस्टर से होकर करंट फ्लो होगा
और रजिस्टर में एक वोल्टेज जाएगा। तो वही कहा गया कि किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत धारा का बीजीय योग, किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत धारा का बीजीय योग, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के गुणनफल का क्या होता है, योग होता है। इसी चीज को बोल देना है। देखिए, किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का बीजीय योग, उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग होता है। क्या कहलाता है, केवीएल। यह कह सकते हैं किसी बंद परिपथ में कुल विभवांतर का बीजीय योग क्या होता है, सुनिए। इसी को अगर आप लिख सकते हो समेशन ऑफ ई, इसको इधर ले आओ, माइनस समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू 0। ये भी हो गया आपका केवीएल। ठीक है, मतलब टोटल विभवांतर, ये क्या आया, विभवांतर आया, कुल विभवांतर का योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो कि किसी बंद परिपथ में कुल विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है, या कह सकते हो कि किसी बंद परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल का बीजीय योग उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का क्या होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, केवीएल। तो केवीएल किस सिद्धांत पे काम करता है बाबू, तो केवीएल आपका जो काम करता है, केवीएल नोट ध्यान रखना, केवीएल जो काम करता है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब ऊर्जा, तो ये काम करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, किस पे काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। आपका केवीएल जो काम करता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण। जबकि केसीएल किस पर काम कर रहा था, आवेश संरक्षण। किस पर काम कर रहा था, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर केवीएल काम करता है और आवेश संरक्षण सिद्धांत पर क्या काम करता है, आपका केसीएल काम करता है। ये ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। ठीक है, देखिए केवीएल पर एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। इस एग्जाम्पल से केवीएल लगाना सीखेंगे कि कैसे लगाया जाता है केवीएल आपका। ठीक है, तो देखिए जरा, ये परिपथ एक लिया गया है बाबू, जिसमें एक ईएमएफ, दूसरा ईएमएफ, तीसरा ईएमएफ है। ठीक है, इसके क्रॉस हम लोग लगाएंगे केवीएल। तो पहले केवीएल कहाँ लगता है, बंद लूप में लगता है। केवीएल कहाँ लगता है, बंद लूप में। केवीएल कहाँ लगता है, बंद लूप में लगता है। ठीक है, देखिए तो हम लगाएंगे केवीएल। देखिएगा जरा यहाँ, तो एक लूप बन रहा है, उस लूप में चलो, बंद लूप ए, ये इधर से चलेंगे, बी ए सी बी ए बी। किस में चल रहा है, बंद लूप बी ए सी बी बी। क्या होता है, टोटल समेशन ऑफ ई बराबर समेशन ऑफ आई आर। क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल लगाने पर। क्या लगाएंगे, केवीएल लगाने पर। लगाइए केवीएल। केवीएल क्या होता है, समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। तो देखो पहले इसमें टोटल कितने ईएमएफ है, तो देखिए एक E1 है और एक E2 है। देखिए इसमें अगर हम पहले ध्यान पॉजिटिव होगा और इसमें कितने का पॉजिटिव से ठीक है, इधर क्या हो रहा है, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो ये E1 माइनस E1 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा जा रहा है। तो E1 माइनस क्या हो गया, टोटल ईएमएफ भी आ गया। अगर आप टोटल करंट गुना रेजिस्टेंस करते हैं, देखिए यहाँ करंट कितना जा रहा है बाबू, I1। तो यहाँ करंट हो गया I1 R1, आप गुना रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं इस लूप में, अब इधर आएंगे। देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन इसमें जो करंट है उसका डायरेक्शन उल्टा है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस I2 R2। इक्वेशन बन गया फर्स्ट। तो टोटल समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I into R। तो पहले आपको देख लेना है कि किसी भी लूप में टोटल ईएमएफ कितना है। तो टोटल ईएमएफ हो गया E1 माइनस E2। क्यों माइनस है, क्योंकि एक में पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है, इसमें कहाँ की बढ़ा गया बाबू, यहाँ I1 आ रहा है, एक प्लस में होगा तो एक क्या में हो गया, माइनस में। अब आगे अब क्या करना है, उस बंद परिपथ में करंट और रेजिस्टेंस का गुना करना है। तो इसी परिपथ में जिसमें हम चले हैं, देखो करंट गुना रेजिस्टेंस किए तो I1 R1 हो गया। अब आगे बढ़े, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो हम चलते कैसे आ रहे हैं, ऐसे। और इसमें करंट कैसे है, ऐसे, इस तरह से उल्टा।
तो उल्टा है तो क्या लग गया -I2R2, ठीक है। इस तरह से केवीएल लगा दिए। इसी तरह से आप इसमें भी लूप में चल सकते हो, बंद लूप D C E F D में क्या लगाएंगे, KVL लगाने पर क्या लगाएंगे, KVL। तो बंद लूप बन रहा है आपका DCEFD, ध्यान से देखना, फिर लगाएंगे क्या होता है, समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। तो आ जाओ, इधर से चल रहे हैं, देखो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो इस सेल में करंट कैसे आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो ये में हो जाएगा E2 माइनस E3, एक प्लस लोगे तो दूसरा माइनस में, डायरेक्शन के लिए हो गया उल्टा। अब इधर देखो, तो इधर क्या करना है आपको, करंट गुना रेजिस्टेंस करना है। इधर सेल का देखना है ईएमएफ, तो इस लूप में 2 सेल है, तो 2 सेल का ईएमएफ हो गया, एक E2 और एक में उल्टा जा रहा है, देखिए यहाँ इससे आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ आया पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस हो गया। अब करंट चल दो, इधर देखो I2R2, तो I2R2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो इस करंट का डायरेक्शन हम लोग को ऐसे चल रहा है, यहाँ जाइए, इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2, तो यहाँ देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ हो जाएगा उसी के डायरेक्शन में है, तो प्लस क्या हो जाएगा I1 I2 इंटू R3, ठीक है। इस तरह से लग गया KVL। आप चाहो तो और भी लूप है, इसमें भी लगा सकते हो, B देखिए और भी लूप है, उसमें भी लगा सकते हो आप, जैसे इसको कर लीजिए, जैसे और लूप है, चल दीजिए उसमें भी, बस देखना है उस लूप में टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। बंद लूप चल सकते हैं BAEFB में क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे, क्या लगाएंगे, KVL। क्या होता है KVL, टोटल समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो चल दो इसमें, तो यहाँ से चल रहा है B से, BAEFB, बीच वाला नहीं देखना है, BAFLEFB, इस लूप में देखना है आपको। तो देखो उधर से चलो, नेगेटिव से जा रहा है तो E1 हो गया, और यहाँ आ जाइए, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ आना है, इसमें नहीं जाना है, आप इस लूप में चल रहे हो बड़े वाले में। तो यहाँ और देखिए सेल, यहाँ से चले, यहाँ सेल हुआ, E1 लिख दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ सेल है, यहाँ जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा, E3। अब यहाँ A पहुंच गए, B पहुंच गया, अब सेल नहीं है कहीं। अब क्या देखना है, करंट गुना क्या करना है, रेजिस्टेंस का सम करते चलना है। B से चलो, रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है, तो I1 गुना R1 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इधर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आया, तो देखो इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, देखो डायरेक्शन हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 I इंटू R3, ठीक है, हो गया। इस तरह से हम क्या लगाएंगे, KVL लगाते चले जाएंगे। क्लियर हो गया होगा कैसे लगाना है, टोटल ईएमएफ बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस का सम करते चल जाना, ठीक है। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिया, KCL और क्या दिए, KVL दिए। KCL किसके लिए, करंट ज्ञात करने के लिए, KVL किसके लिए, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो करंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, KCL, और वोल्टेज के लिए क्या लगाएंगे, KVL। KCL के हमेशा जब लगाओगे तो किसी पॉइंट पर लगाओगे, जैसे यहाँ देखो निकाले थे, यहाँ देखो इस सर्किट में करंट I1, इधर से करंट आया I2, और इस पॉइंट से करंट इसमें गया I1 प्लस I2, टोटल इनकमिंग बराबर आउटगोइंग हो गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि KCL पॉइंट पर लगाना है, जबकि KVL किसी लूप में लगाते हैं, ठीक है। वोल्टेज लूप में, बंद परिपथ में वोल्टेज दिया जाता है, और जो KCL होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करेगा, और KVL आपका किस पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि अब लगातार 2-3 साल से व्हीटस्टोन ब्रिज लगातार दे रहा है, ठीक है।
तो बीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो बीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोधों का ब्रिज के रूप में बनावट होता है। यहाँ 4 प्रतिरोध होते हैं जिसको हम नाम दिए पी क्यू आर एस, और ये 4 प्रतिरोध जो होते हैं ब्रिज के रूप में जुड़े होते हैं 4 सिराओं से। देखिए ए बी सी डी के बीच में पी क्यू आर एस प्रतिरोध क्या है, जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई प्रतिरोध अज्ञात होता है जिसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम बीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसी बनावट को बीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, तो बीटस्टोन ब्रिज लिखे हैं 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस का ब्रिज के रूप में बनावट होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जिसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है बाबू जी, ये हाई रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जिसके बीच में देखिए सिरा बी और उसका अपोजिट, देखिए 4 सिरा है ना, एक सिरा ए है, एक उसका अपोजिट सी है, और एक बी है तो उसका अपोजिट कौन है बाबू, डी है। तो दो विपरीत सिराओं के बीच में क्या जुड़ा रहता है, बैटरी जुड़ा रहेगा, और बाकी दो विपरीत सिराओं के बीच में एक उच्च प्रतिरोध जिसको हम गैल्वेनोमीटर से दर्शाए, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये की दर्शाया है, की मतलब स्विच समझिए जिससे ऑन ऑफ करते हैं हम लोग। ठीक है, एक की यहाँ दिखाया है ऑन ऑफ करने के लिए। ए और सी के बीच में एक क्या है, बैटरी या सेल जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ है, एक की है ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया गया। ठीक है, तो हम लिखे हैं बीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस का ब्रिज के रूप में बनावट होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक गैल्वेनोमीटर बी तथा डी के बीच जुड़ा हुआ है, बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जिसको प्रतिरोध को जी से दर्शाया गया है जुड़ा हुआ है, जबकि दो विपरीत बिंदु ए और सी के बीच में एक बैटरी जोड़ा गया है, ए और सी के बीच में बैटरी जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है बीटस्टोन ब्रिज का बनावट ही यही होता है। बनावट में हमेशा ध्यान रखना है कि एक का दूसरा अपोजिट जो पॉइंट होगा, जैसे ए का अपोजिट कौन है, सी, उसके बीच में बैटरी जुड़े रहेंगे, और बाकी दो अपोजिट पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर या एक हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो वही है बी और उसका अपोजिट डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहेगा, और ए और उसका अपोजिट सी के बीच में एक बैटरी या सेल जुड़ा रहेगा। तो ऐसा बनावट क्या कहलाएगा, बीटस्टोन ब्रिज। फिर से बीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का क्या होता है, समूह होता है ब्रिज के रूप में, जिसमें दो विपरीत बिंदु के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है तथा दो विपरीत बिंदु के बीच में एक क्या जुड़ा रहेगा, सेल या बैटरी। अगर ऐसा है तो ये बीटस्टोन ब्रिज नहीं है बाबू, ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा दे देता है पी क्यू आर एस ए बी सी डी, और आपको ऐसे जोड़ देता है यहाँ बैटरी, तो कहेगा क्या ये बीटस्टोन ब्रिज है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ए के अपोजिट से नहीं जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में बैटरी भी जोड़ दिया और बी और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, तो ये बनावट आपका क्या बीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा, ध्यान रखना है। बीटस्टोन ब्रिज कब होगा, जब 4 प्रतिरोध 4 अलग अलग बिंदु से जुड़े रहेंगे। ठीक है, जिसमें दो विपरीत बिंदु के बीच में एक गैल्वेनोमीटर या एक उच्च प्रतिरोध जुड़ा रहेगा, बाकी दो विपरीत बिंदु के बीच में एक सेल या बैटरी क्या होगा, जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए ऐसा बनावट क्या होता है, बीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। बीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार के होते हैं बाबू, एक संतुलित बीटस्टोन ब्रिज होता है, एक असंतुलित बीटस्टोन ब्रिज होता है। बीटस्टोन ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, बीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार के होते हैं। बीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है संतुलित बीटस्टोन ब्रिज, संतुलित बीटस्टोन ब्रिज, और एक को कहा जाता है असंतुलित बीटस्टोन ब्रिज, असंतुलित बीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार का, संतुलित और असंतुलित बीटस्टोन ब्रिज। संतुलित बीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है कि P बटा Q बराबर R बटा S। देखिए आपके पीछे जो जुड़ा हुआ था P Q R S, तो बैटरी से जो जो जुड़ा हुआ, देखो यहाँ C टर्मिनल, यहाँ A टर्मिनल, A से कौन कौन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बाबू, A से कौन कौन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, A से कौन कौन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, देखो A के बीच में P और R जुड़ा हुआ है, C से Q और S जुड़ा हुआ है, तो आप कर दीजिए P, आप कर
दीजिए P/R, बैटरी को देखना है, बैटरी के सिराओं को, और उससे जो जो टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यहाँ कौन कौन जुड़ा हुआ है, P और R तो P/R, इधर कौन जुड़ा हुआ है, Q और S तो Q/S, P/R बराबर Q/S करो या P/Q बराबर R/S करो। कोई भी दो अपोजिट सिराओं के बीच के रेजिस्टेंस का रेशियो देखिए, अगर रेशियो बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। तो संतुलित का स्थिति होता है P/Q बराबर R/S, ठीक है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा हुआ है उसमें करंट फ्लो नहीं करता, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता। आपको ध्यान रखना कि बैलेंस कंडीशन कब चेक करेंगे, आप व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए हो और वो बैलेंस है या नहीं है, वो चेक करने के लिए देखिए कि गैल्वेनोमीटर कब में विक्षेपण हो रहा है। जब आप उसमें बैटरी जोड़ते हो, करंट फ्लो होता है, तो क्या गैल्वेनोमीटर की सुई घूम रही है, क्या उसमें करंट जा रहा है। अगर करंट उसमें जीरो है, उसमें विक्षेपण नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और जब बैलेंस होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, P/Q बराबर R/S या P/R बराबर Q/S, ठीक है। और जब असंतुलित होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, उसमें करंट जीरो नहीं होगा, और जब डिफ्लेक्शन होगा तो वो असंतुलित होगा, मतलब P/Q बराबर R/S नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो पूछता है वो पूछता है कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की स्थिति प्राप्त करें। क्या स्थिति हुआ, P/Q बराबर R/S, तो कहता है कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की स्थिति प्राप्त करें, ठीक है। हम चलते हैं, ड्राइव करेंगे क्या, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की स्थिति को प्राप्त करें। यही क्वेश्चन है जो 3-4 साल से लगातार दोहरा रहा है बाबू, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। 5 नंबर में देता है, 5 मार्क्स में ये। चलिए बनाते हैं फिगर। क्या था, एक गैल्वेनोमीटर था, A B C D, 4 सिराओं से 4 प्रतिरोध P Q R S जुड़े थे, जिसमें दो विपरीत के बीच में एक सेल और एक की जोड़ दिए थे, एक सेल और एक क्या जोड़े थे, की जोड़ दिए थे, ठीक है। हाँ, अब आइए यहाँ जैसी जोड़े की को क्लोज करेंगे, जैसी इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, करंट। तो करंट फ्लो करा लेते हैं। मान लो यहाँ से करंट आ ही गया, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ देखो तो यहाँ 2 ब्रांच में करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। एक I1, एक मान लो I2। अब इधर से आई गया, इस गैल्वेनोमीटर में मान लो कितना करंट जा रहा है, IG, तो यहाँ कितना देखो, I आगे बढ़ा और ये I1 आगे बढ़ा, तो यहाँ फिर 2 ब्रांच, तो यहाँ 2 ब्रांच है, तो यहाँ फिर से करंट बढ़ेगा। तो मान लो इसमें कितना गया, IG, I1 का IG इसमें गया, इसमें कितना चल जाएगा, I1 माइनस IG, ठीक है। और मान लो यहाँ से 10 एम्पियर था, इसमें 2 एम्पियर दिया, तो बाकी 10 माइनस 2 8 एम्पियर जाएगा ना इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, इधर से IG करंट आ रहा है और इधर से I2 करंट आ रहा है, टोटल इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो इसमें कितना चल जाएगा बाबू, I2 प्लस IG। अब इधर से I2 प्लस IG और इधर से आ रहा है I1 माइनस IG, ये दोनों मिलके यहाँ आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो IG कट जाएगा, तो I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 देखो यही I करंट बटा था, मतलब I बराबर था I1 प्लस I2, तो टोटल करंट आ गया I। तो जितना गया उतना ही आ गया, ठीक है। टोटल इनकमिंग बराबर हो गया आउटगोइंग। फिर से एक बार देख लो, यहाँ से करंट आई है, 2 ब्रांच में बढ़ा I1 I2, I आगे बढ़ा, फिर 2 ब्रांच मिला, मान लिया गैल्वेनोमीटर में IG करंट जा रहा है, तो इसमें कितना चला जाएगा, I1 का IG गैल्वेनोमीटर में गया, तो बाकी जो बचा इसमें जाएगा, तो कितना बचा, I1 में IG घटा दिए,
ठीक है, इधर से IG इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें जुड़ जाएंगे, टोटल इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो I2 प्लस IG हो गया। ठीक है, टोटल करंट मिलकर चला गया। अब संतुलित बीटास्टोन ब्रिज की स्थिति प्राप्त करना है, मतलब P/Q बराबर क्या लाना है, R/S। अब बताएं, फिर से बोल रहे हैं कि जब बीटास्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो कब कैसे पता चलता है कि संतुलित है, तो गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बाबू, हाई रेजिस्टेंस का इंस्ट्रूमेंट होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो लो वोल्टेज या लो करंट के वैल्यू को मापता है। ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर संतुलित बीटास्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई विक्षेपण नहीं होता, उसकी सुई नहीं घूमेगी, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई विक्षेपण नहीं होगा, अर्थात उससे जाकर होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको जो एग्जाम में देता है बीटास्टोन ब्रिज की संतुलित स्थिति को प्राप्त करें, वो या तो आपको केवीएल केसीएल से कहेगा या आपको कहेगा किससे निकालने के लिए, ओम के नियम से। तो हम दोनों से बताएंगे, पहले हम चलते हैं केवीएल केसीएल से, फिर चलेंगे ओम के नियम से। तो आपको लिखना क्या है संतुलित बीटास्टोन ब्रिज में, जो पहले लिखा है उसी लैंग्वेज को लिखना है। संतुलित बीटास्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक ब्रिज के रूप में बनावट होता है, जिसमें दो विपरीत बिंदु B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और तथा दो विपरीत बिंदु A और C के बीच में एक EMF मतलब एक सेल जिसका EMF E है वो जुड़ा होता है। ठीक है, जब बीटास्टोन ब्रिज संतुलित होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, हम स्थिति प्राप्त करेंगे तो लगाएंगे बाबू बंद लूप में लगाएंगे क्या, KVL। तो हम लगाएंगे KVL, देखिएगा बंद लूप ABDA में KVL लगाने पर, बहुत आसान है, ध्यान से देखना, KVL लगाने पर बंद लूप ABDA में KVL लगाने पर बस करंट को बांट लो और लगा दो KVL। KVL क्या होता है, टोटल समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। ठीक है, चल दीजिए पहले A से B में देखो, पहले टोटल EMF देख लेते हैं। तो A से B के बीच में कोई सेल नहीं है, सेल का ना EMF होता है, कोई सेल नहीं है। फिर किधर चलना है हमको, इस लूप में ABDB, इस लूप में चलना है। तो A से B के बीच में कोई सेल नहीं, B से D के बीच में भी कोई सेल नहीं, D से A के बीच में भी कोई सेल नहीं, तो टोटल EMF क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करते चल जाना है, करंट गुना रेजिस्टेंस। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ करंट कितना है बाबू, I1, इसमें रेजिस्टेंस कितना है P, तो I1 गुना P, कहाँ पहुँच गए P पर। इधर चलेंगे, यहाँ करंट कितना है बाबू, IG, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बाबू, G है। फिर यहाँ पहुँच गए, फिर इधर आना है हमको, देखो हमको आना है, हम ऐसे घूम रहे हैं और इसमें करंट ऐसे है, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस I2 इंटू R। ठीक है, चूंकि संतुलित के लिए संतुलित बीटास्टोन ब्रिज के लिए संतुलित बीटास्टोन ब्रिज के लिए IG बराबर क्या होता है, 0। तो IG 0 करोगे, इधर लिख देंगे I1P प्लस IG का मान 0 इंटू G माइनस I2 इंटू R बराबर 0। तो I1P बराबर, तो 0 ही माइनस है, उस साइड का लोग प्लस हो जाएगा, I2R। तो I1 बटा I2 बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं R बटा P, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो एक लूप में लाए जहाँ से P और क्या आ गया, R आ गया, जहाँ से क्या आ गया, P और R आ गया। अब आगे के लूप में चलेंगे, जिसको हम छोटा कर लेंगे। हाँ, अब हम लगाएंगे अगर इस लूप में, किसमें, BCDB में, इस लूप में चल दीजिए, चलेंगे पुनः बंद लूप BCDB में, और क्या लगाएंगे, KVL। बहुत आसान है
बाबू, लगाइए केवीएल। क्या होता है केवीएल? समेशन ऑफ ई बराबर समेशन ऑफ आई आर। देखो इस लूप में भी कहीं भी सेल नहीं है, बी से सी चलना है, सी से डी, डी से बी, इसी लूप में चल रहा है। बी से सी में कोई सेल नहीं, सी से डी के बीच कोई सेल नहीं, डी से बी के बीच कोई सेल नहीं, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। अब करंट गुना रेजिस्टेंस करते चल जाना है। तो देखो बी से स्टार्ट किए तो इसमें इस ब्रांच में करंट कितना? I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है? Q। तो करंट हो गया I1 माइनस IG गुना रेजिस्टेंस हो गया Q। कहाँ पहुंच गए? सी। अब इधर आना, देखिए हमको चलना है ऐसे, इसमें करंट है ऐसे उल्टा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, इसमें करंट कितना है बाबू? I2 प्लस IG इनटू रेजिस्टेंस कितना है बाबू? S। अब आ जाइए, अब यहाँ पहुंच गए डी पे। अब हमको कहाँ बढ़ना है? ऊपर। इसमें करंट भी क्या है? उल्टा नीचे, तो माइनस IG इंटू जी। कहाँ पहुंच गए? बी पर। इस लूप में चल दिए, समझ में आया? ठीक है। अब चूंकि IG संतुलित के लिए IG बराबर क्या होगा? 0। क्यों? किस स्थिति के लिए? संतुलित के लिए। बस आ गया आप लोग को, संतुलित स्थिति के लिए। तो बस केवीएल लगाइए, बहुत आसानी से है लगने वाला। 0 बराबर, यहाँ कर दो, IG 0 होगा तो यहाँ क्या बचेगा? I1 Q, यहाँ माइनस IG 0 होगा तो I2S, और ये तो 0 है ही है, इसको इधर कर दो तो I2S बराबर हो जाएगा I1 Q। ठीक है, तो I1 को इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, तो S बटा Q बराबर हो जाएगा I1 बटा I2। इसको आप लिख सकते हो I1 बटा I2 बराबर S बटा Q। इसको कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब आप देख लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा, तो चल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R बटा P बराबर S बटा Q। इसको सरिया के लिख ले तो P को इधर कर दो, इसको इधर, तो R बटा S बराबर P बटा Q। यही तो बैलेंस का स्थिति होता है। क्या स्थिति होता है? P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई भी दो अपोजिट देखो, यहाँ ये ए का अपोजिट कौन है? सी, तो ए से देखो ये जुड़ा हुआ, तो P बटा R बराबर करो Q बटा S। अगर B लोगे तो B का अपोजिट कौन है? D, तो B से लोगे तो P बटा Q बराबर उसका अपोजिट R बटा S हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया, आपका बैलेंस स्थिति आ गया, P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है, ये किससे हम लोग साबित किए? KVL KCL विधि से। अब इसी चीज को हम साबित कर सकते हैं ओम के नियम से। अगर आपको मेंशन करता है कोई एग्जाम में कि KVL KCL से कीजिए, तो आप KVL KCL से करेंगे, और अगर मेंशन करता है कि KVL KCL से ना करके ओम के नियम से कीजिए, एक मिनट ऐसा, हाँ, अगर मेंशन करेगा ओम के नियम से तो आप लोग किससे करोगे? ओम के नियम से करोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो अब हम चलेंगे किससे? ओम के नियम से इसी चीज को साबित करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए ओम के नियम से। ओम के नियम से फिर से फिगर देखेंगे, वही फिगर बनाएंगे फिर से। एक गैल्वेनोमीटर लिए थे, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, इधर फिर रेजिस्टेंस, 4 सिराओं पर। ठीक है, नाम दिए थे A, B, C, D, दो विपरीत B और D के बीच गैल्वेनोमीटर, बाकी दो विपरीत के बीच में एक सेल जोड़ देना है आपको, जिसका EMF E है। यहाँ की जोड़ सकते हो या नहीं भी जोड़ के दिखा सकते हो। यहाँ हो गया P, यहाँ था Q, यहाँ R, यहाँ S। अब करंट फ्लो बांटेंगे। ठीक है, जैसे बंद परिपथ की क्या फ्लो करेगा? करंट जितना जाएगा उतना ही आएगा भी। यहाँ जैसे गए दो ब्रांच तो बांट देंगे करंट I1 और इसमें I2। आगे बढ़े, मान लो गैल्वेनोमीटर में IG गया तो इसमें कितना चल जाएगा? I1 इधर से आ रहा है और इधर I1, इधर IG। देखो तो इस ब्रांच में कितना जाएगा? इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, मतलब I1 माइनस IG।
अब इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो टोटल इनकमिंग बराबर इसमें कितना घुसेगा I2 प्लस IG। बिल्कुल पाइप की तरह समझो, पानी वाला पाइप कि यहाँ से पाइप से 2 पाइप बांटे तो दोनों में पानी गया, फिर ये पाइप फिर आगे 2 में बांट दिए तो दोनों में बटेगा उसी का पानी। ठीक है, इस तरह से बांट देना। अब इधर से I2 IG जा रहा है, इधर से I1 IG, तो इसमें आ जाएगा I1 प्लस I2, तो जितना करंट गया उतना करंट निकल गया। ठीक है, अब लगाएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से तो जितना टर्मिनल है बाबू, क्यों? क्योंकि ओम का नियम होता है विभवांतर इक्वल टू करंट गुना रेजिस्टेंस, ही होता है। तो ए बी बी सी जो है उससे चलेंगे, तो चित्र से चलना है, ध्यान देना है। चित्र से देखिए, चित्र में एक टर्मिनल आपका है ए बी, और ए बी के बीच का रेजिस्टेंस पी है, उसमें करंट है I1। तो ए और बी का बीच विभवांतर, ए और बी के सिरे के बीच का विभवांतर बी ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं बी ए माइनस बी बी। वोल्टेज बराबर क्या होता है? करंट गुना रेजिस्टेंस। करंट कितना जा रहा है? I1, और रेजिस्टेंस कितना है? पी। इक्वेशन हम लिख देंगे फर्स्ट। इसी तरह से अब बीसी टर्मिनल में चलेंगे, तो बीसी में देखिए, बीसी में देखिए करंट कितना है बाबू? करंट है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है? Q। तो यहाँ लिखेंगे BBC मतलब VB माइनस BC बराबर क्या हो जाएगा? करंट गुना रेजिस्टेंस मतलब I1 माइनस IG I इंटू Q। इक्वेशन इसको सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, जरा सा इसको फिर से लिखते हैं, किसी चीज को लिख रहे हैं, ठीक है, स्पेस लेने के लिए। तो यहाँ था आपका ए और बी, और यहाँ करंट था I1, और रेजिस्टेंस कितना था P। तो हम लोग लिखे VAB मतलब VA माइनस VB बराबर I1, वोल्टेज गुना बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस I1P। इसी तरह से फिगर में BC के लिए अगर हम चलते हैं, BC टर्मिनल के बीच, तो इसमें करंट है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है इसमें Q। तो लिखेंगे VBC मतलब VB माइनस VC बराबर हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q। इक्वेशन हो गया सेकेंड। इसी तरह से हम AD में चल दें, AD में चल दें, AD के बीच चलेंगे, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? I2, और इसका रेजिस्टेंस है R। तो हम लिखेंगे VAD मतलब VA माइनस VD और बराबर I2 इंटू R। इक्वेशन हो गया थर्ड। इसी तरह से एक टर्मिनल और बचा DC, तो चल देंगे DC में, तो DC वाले में चलेंगे DC। इसमें करंट कितना है बाबू? करंट है I2 प्लस IG, और रेजिस्टेंस है S। तो VDC मतलब VD माइनस VC बराबर हो जाएगा करंट I2 प्लस IG इंटू S। तो सारे टर्मिनल में चल दिए। ठीक है, सारे टर्मिनल में चल दिए। अब चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज किसको कहते हैं? जिसमें गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं हो। अब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा तभी ना जब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पर का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो संतुलित में ध्यान रखिएगा कि करंट 0 होता है, करंट 0 तभी होता है जब दोनों सिरों का पोटेंशियल विभवांतर क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब देखो, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो गैल्वेनोमीटर का एक सिरा B है और एक सिरा D है, मतलब B और D पर का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। B और D पर का विभवांतर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब देख सकते हो, अरे इस गैल्वेनोमीटर में लगाओ ना, तो VBD बराबर हो जाएगा IG इंटू G। VBD मतलब VB माइनस VD। संतुलित के लिए क्या होगा? 0, करंट 0 होगा। ठीक है, तो VB बराबर क्या आ जाएगा? VD आ जाएगा ना। तो संतुलित के लिए VB बराबर क्या आ रहा है? VD। तो जहां जहां पर B है या जहां जहां D है वहां वहां क्या आप रख दो B। तो ये दो इक्वेशन को हम रहने देते हैं, और समीकरण 3 और 4 को, इसको 4 कर दें,
3 और 4 में जहाँ डी है वहाँ पर क्या पुट कर देते हैं बी। पुट करने से क्या होगा, ये डी को बी कर दोगे तो बी ए माइनस बी बी बराबर इतना, और यहाँ बी ए माइनस बी बी बराबर इतना, तो एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। यहाँ भी अगर बी के जगह पर बी रख दोगे तो बी बी माइनस बी सी बराबर इतना, यहाँ आ जाएगा बी बी माइनस बी सी बराबर इतना, एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर हो जाएगा और आपका साबित हो जाएगा। ठीक है, तो हम चले तो चलेंगे, नोट करिए यहाँ तक। फिगर को हम मिटाते हैं। चल देते हैं समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से। तो थर्ड से चलो तो बी ए माइनस बी डी के जगह पर क्या रख देंगे, बी बी बराबर हो जाएगा आई टू इंटू आर। समीकरण इसको अगर 5 लिख दें, और इसमें चल देंगे समीकरण 4 में, तो हो जाएगा बी डी के जगह पर बी बी पुट कर दो तो बी बी माइनस बी सी बराबर आई टू प्लस आई जी इंटू एस। ठीक है, समीकरण 6 हो गया। अब चल दीजिए समीकरण 1, 2 और 5 और 6 से। तो समीकरण पहले 1 और 5 को देखिए, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, मतलब I1P बराबर हो जाएगा I2R। तो I1 बटा I2 बराबर PR बटा क्या हो जाएगा P। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 लिख दें इसको। और इसी तरह से समीकरण 2 और समीकरण किसको देख लो, 6 को देख लो। तो VB माइनस BC, देखिए ध्यान दीजिए, VB माइनस BC बराबर इतना, यहाँ भी VB माइनस BC बराबर इतना, LHS बराबर RHS बराबर हो जाएगा। तो वहाँ हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q बराबर I2 प्लस IG इंटू S। चूंकि संतुलित है तो IG बराबर 0 होगा, तो IG 0 होगा तो I1 Q बराबर हो जाएगा I2 S। तो I1 प्लस बटा I2 बराबर S बटा Q, इक्वेशन हो गया 8। अब समीकरण 7 और 8 का देख लीजिए, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, और साबित हो गया R बटा P बराबर S बटा Q। R बटा P बराबर S बटा Q, या इसको तिरछा तिरछी गुना कर दोगे तो P बटा Q बराबर R बटा S प्रूव हो गया। तो आप जिससे भी चाहो उससे बना सकते हो ओम के नियम से। तो जितने सिराए हैं उन सारे में ओम का नियम लगा दो, और चूंकि गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा, यानी B पर पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर दो, बराबर कर दो। समीकरण में जहाँ जहाँ पर D है वहाँ B, या जहाँ B है वहाँ D रख दो, और उसी इक्वेशन का LHS बराबर हो जाएगा, RHS को बराबर कर दीजिए, साबित हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से साबित हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की स्थिति ओम के नियम से भी और KVL KCL से भी। अब जैसे एग्जाम में दे उसके थ्रू आपको करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछ रहा है, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, अगले क्लास में अगले चैप्टर से चलेंगे आगे। ठीक है।